Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on biosphere reserves in India, and under this video we'll also get to know about International Day for Biosphere Reserves, zones of biosphere reserves, like how many zones are there in biosphere reserves. Okay, so without any further ado, let's start with the topic, which is biosphere reserves in India. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, पिछले ईयर दिसंबर में। ये न्यूज़ में क्यों था वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स 3 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि आगे से ये 2022 में डिसाइड किया गया था कि आज के बाद हम हमेशा इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट करेंगे। कौन सी डेट को? 3 नवंबर एवरी ईयर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि जिन्हें कौन डेजिग्नेट करता है इस इंटरनेशनल डेजिग्नेशन को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को। तो ये डेजिग्नेट की जाती है यूनेस्को के द्वारा, एंड यू गाइज ऑलरेडी न्यू that UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है ऑफ यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम होता है प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर। ओके, एंड इसमें क्या किया जाता है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिन्हें रिजर्व किया जाता है, जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही होगा बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसके अंडर हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, मतलब जो विलुप्त होने के कगार में होती हैं, तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, फ्लोरा एंड फौना आप जानते ही होंगे, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कौन से एरिया में? बायोस्फीयर रिजर्व में। उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व ही कहते हैं, जिसे हम नेचुरल हैबिटेट भी कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहाँ पे कई सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो उन्हें वहाँ पे सेफली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व का नाम देते हैं। एंड ये जो बॉडी है बायोस्फीयर रिजर्व, ये डेजिग्नेट की जाती है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये डेजिग्नेट की जाती है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मरीन इकोसिस्टम और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये कहीं भी की जा सकती है बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे आपने देखा ही होगा कोस्टल एरिया पे बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, मरीन एरिया पे पाए जाते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कोस्टल एंड लैंड एरिया। ठीक है, तो वहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं जब भी कंजर्वेशन की जाती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, ऑफ फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं इंडिया में बाय नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, वही डिसाइड करती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट की कौन सा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया जाएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम अंडर विच बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड। यहाँ पे एक प्रोग्राम का नेम भी आता है जिसके द्वारा ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये डेजिग्नेट की जाती हैं, उन्हें स्टेटस दिया जाता है कि दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। ओके, तो यहाँ पे कौन सी ये डेजिग्नेटेड बॉडी होती है, ये कौन सा प्रोग्राम होता है? दीज आर डेजिग्नेटेड अंडर द इंटरनेशनल गवर्नमेंट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ओके, विच इज एब्रिवेटेड एज MAB। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम अंडर विच बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड। तो दिस प्रोग्राम नेम इज इंटरनेशनल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये जो डेजिग्नेशन दिया जाता है ये इस प्रोग्राम के अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वही इससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस प्रोग्राम नेम विच इज International Man and the Biosphere Program, which is abbreviated as MAB. ओके, एंड इस प्रोग्राम के बारे में भी हम जान लेते हैं। द प्रोग्राम MAB इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टेब्लिश अ साइंटिफिक एंड बेसिस फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन
पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एमएबी प्रोग्राम के अंदर एक इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका एम होता है इस्टेब्लिश करना एक साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। जो वहाँ पे पीपल रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व के पास, तो उन्हें वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये एमएबी प्रोग्राम के अंडर सारी चीज़ें बताई जाती हैं एंड देयर स्टेटस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है ये इसका स्टेटस मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस प्रोग्राम नेम, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द 3 मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने जोन्स होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम्स में स्पेसिफिकली कि कोर, बफर एंड ट्रांजिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 मेन जोन्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर जोन, बफर जोन एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ हैं ये सारे जोन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोर एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आप सिंबल से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, कि नज़र रखी जाती है सारे एनिमल्स पे एंड प्लांट्स पे कि वो ठीक से रह रहे हैं कि या नहीं रह रहे हैं। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि मॉनिटरिंग के द्वारा कि वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से हैं, कोई नई प्रजाति आ रही है कि नहीं आ रही है, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट रखा जा सकता है एंड वहाँ पे उनको कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कोर एरिया में। ओके, जो नेक्स्ट जोन है वो है बफर जोन। तो बफर जोन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इस जोन में एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है एंड यहाँ पे टूरिज़्म भी होता है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि लोग जाते हैं सफारी पे जाते हैं, तो वो जो सफारी होती है वो कौन से जोन में होती है, वो बफर जोन में होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी होती है, यहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं बफर जोन में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। टूरिज़्म होता है, मतलब लोग आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कौन कौन से एनिमल्स रह रहे हैं उन पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, मॉनिटरिंग भी होती है, एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे एंड यहाँ पे रिसर्च भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट जोन है हमारा वो है ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी रिसर्च की जाती है आउटसाइड एरिया में, बट ये सारी चीज़ें कोर एरिया में बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन है एंड एकदम से यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती इतनी आसानी से, क्योंकि मेन जो एनिमल्स होते हैं वो कोर एरिया में रहते हैं, उन्हें कोई हार्म ना प्रोवाइड कर सके एंड हार्म ना पहुँचाया जा सके। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ बैन होती हैं कोर एरिया में। तो ट्रांजिशन जोन में होता है रिसर्च की जा सकती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, यहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और ये जो है कोर जोन, ये बायोडाइवर्सिटी एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सारे ही एनिमल्स एंड स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, जिन पे नज़र रखी जाती हैं। ओके, तो आपको समझ आ ही गया होगा ये तीनों जोन कैसे होते हैं एंड इनके अंडर कौन कौन आ सकता है। ओके, सो just remember all these 3 main zones of biosphere reserve. Now in this slide we'll get to know in detail about the 3 main zones. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा था आपने देखा ही, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है एनिमल्स एंड प्लांट्स पे, एंड ये जोन होता है कोर एरिया। ओके, एंड ये कंप्राइज करता है एक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन, okay, that contributes to conservation of landscape, ecosystem, species and genetic variation. okay, तो इन पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं, मतलब स्ट्रिक्टली उन पे नज़र रखी जाती हैं एंड ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे कोई ना आ सके इस एरिया में। ठीक है, एंड उनका अच्छे से ध्यान रखा जा सके, इन सारी चीज़ों का कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप की जा सके, इकोसिस्टम एंड स्पीशीज़ एंड जेनेटिक वेरिएशन।
ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा था बफर जोन, जो कि सेंटर में था। इट सराउंड्स और एडजॉइंट्स द कोर एरिया। ठीक है, ये दोनों जोन से घिरा होता है, ट्रांजिशन जोन से एंड कोर एरिया जोन से, इसीलिए ये मिड में आता है। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर द एक्टिविटीज कंपैटिबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट कैन रीइंफोर्स साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इस जोन में क्या होता है आप सभी को पता होगा, जो सफारी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इसी जोन में होती हैं। एंड जो हमारे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के थ्रू जो सेलेक्ट होके जाते हैं, तो उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उन्हें जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारे बफर जोन में ही होती हैं। ठीक है, एंड इस जोन में साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स को बुलाना जैसे और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे की जाती हैं साउंड से रिलेटेड, तो ये सारी अलाउड हैं बफर जोन्स में। ओके, एंड जो जितने भी साउंड्स एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बैन होती हैं कोर एरिया में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द लास्ट वन इज ट्रांजिशन एरिया। तो ये एक ट्रांजिशन एरिया होता है जहाँ पे कई सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो एंकरेज करती हैं ये सारी एक्टिविटीज़ में, लाइक सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में। एंड ये आउटर मोस्ट एरिया होता है किसी भी फॉरेस्ट का। ठीक है, जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द पब्लिक। ठीक है, इट इंक्लूड्स लाइक ट्राइबल सेटलमेंट्स, कल्टिवेटेड लैंड्स, यहाँ पे लैंड को कल्टिवेट किया जा सकता है एंड मैनेज किया जा सकता है फॉरेस्ट को, एंड एरियाज फॉर इंटेंसिव टूरिज्म, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी इन सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है ये एरिया, विच इज़ कॉल्ड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एरिया। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, लैंड कल्टीवेशन किया जा सकता है, एंड यहाँ पे पीपल जो हैं यहाँ पे वर्क करते हैं, रहते भी हैं इस एरिया में, एंड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन सस्टेनेबल मैनर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थ्री मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। दीज आर कोर एरिया, बफर जोन्स एंड द ट्रांजिशन जोन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं हम पहले। इंडिया में अभी टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? देयर आर टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स स्पैनिंग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स। यहाँ पे टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में। एंड यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में वो कौन था? दैट वाज द ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरीज स्ट्रेचिंग ओवर द तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। ये इन तीनों स्टेट्स में फैला हुआ था। ये जो माउंटेन्स ऑफ नीलगिरीज है, जिसे फर्स्ट टाइम स्टेटस दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व का, एंड ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये टोटल 3 स्टेट्स तक फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। ओके, एंड अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो होगा गल्फ ऑफ कच्छ विच इज़ इन गुजरात। एंड अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा डिब्रू साइखोवा विच इज़ इन असम। तो आप एक याद रखिएगा ये तीनों ही चीज़ें। फर्स्ट कहाँ था? तो फर्स्ट था ब्लू माउंटेन ऑफ नीलगिरीज, जो कि तीनों एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है, एंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो आप बोलेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, एंड द स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो डिब्रू साइखोवा विच इज़ इन असम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको दे दिए हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ये सारी चीज़ें मैप में इंडिया के। ओके, तो आप देख सकते हैं सारे, अगर आपको देखना है वो कहाँ कहाँ है हमारे इंडिया में। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये नीलगिरी हमारा डेजिग्नेट किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप ये देख सकते हैं तीनों एरिया में फैला हुआ है ये, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला में। ओके, तो ये सारे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड के बारे में कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? दे आर टोटल 738 बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि फैले हुए हैं 134 कंट्रीज़ में। ठीक है, इंक्लूडिंग 22 ट्रांसबाउंड्री साइट्स भी हैं इसमें अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। तो आप याद रखिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड आपसे पूछ ले जाए कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो वो होंगे 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स
जो कि फैले हुए हैं टोटल 134 कंट्रीज़ में। एंड अगर रीजन वाइज बात की जाए तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? बायोस्फीयर रिजर्व जो हाईएस्ट नंबर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो मिलेंगे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, फॉलोड बाय एशिया एंड द पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, अफ्रीका एंड अरब स्टेट्स। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। सबसे पहला तो आप याद ही रखिएगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका में। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कौन से एरिया में अब तक डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो वो होगा बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल डू नॉट हैव बायोस्फीयर रिजर्व एज येट। ओके, इन तीनों स्टेट्स में अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व का कोई भी स्टेटस इन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्री वाइज भी अगर देखना है, वहाँ पे हमने रीजन वाइज देखा था, मतलब एरिया वाइज। तो यहाँ पे अगर आप कंट्री वाइज देखना चाहेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सच साइट्स यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन स्पेन, रशिया एंड मैक्सिको। तो सबसे ज़्यादा अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो कहाँ पाए जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व? वो सबसे पहले पाए जाएंगे स्पेन में, देन आफ्टर दैट रशिया, एंड जो थर्ड प्लेस पे है वो होगा मैक्सिको। ठीक है, अगर कंट्री वाइज बात की जा रही है वहाँ पे हमने ये जो चीज़ें हैं ये हमने रीजन वाइज बात की थी। ठीक है, अगर आपको रीजन वाइज देखना हो, एरिया वाइज देखना हो, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वो होंगे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड ये जो है ये कंट्री वाइज हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं स्पेन में, सबसे ज़्यादा आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहली जो 5 कंट्री हैं जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन दिया गया है इन कंट्रीज़ को, तो वो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। Okay, so these were the world first 5 country biosphere reserve which has been declared by UNESCO in September 2021 and जिन्होंने कवर कर रखा है टोटल 700 किलोमीटर ऑफ द मूरा, ड्रवा एंड दानूब रिवर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो सारे ही ये जो 5 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्रीज़ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कौन से रिवर के नियर फैले हुए हैं? तो ये 3 रिवर्स बोली जाएंगी जिनके नेम है मूरा, ड्रवा एंड दानूब रिवर्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो लार्जेस्ट एरिया वाइज जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब पानी के नियर बाय। ठीक है, पानी से रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन अ रिवर और रिवर बैंक, दैट्स कॉल्ड रिवराइन। सो सबसे ज़्यादा जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि पानी के पास फैला हुआ है, सबसे लार्जेस्ट वो होगा यूरोप्स लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया कवरिंग ऑलमोस्ट 1 मिलियन हेक्टेयर, जो कि जिसको नाम दिया गया है, जिसको जाना जाता है अमेजोन ऑफ यूरोप। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस अमेजोन फॉरेस्ट है जो कि फैला हुआ है यूरोप में, जो कि फैला हुआ है टोटल 1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑलमोस्ट कवर कर रखा है इसने, जो कि रिवराइन के पास है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व। सो दिस इज अ लास्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीज विद हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा जो कंट्री के अकॉर्डिंग, नॉट रीजन वाइज, ये कंट्री के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वो पाए जाएंगे स्पेन में, देन सेकेंड नंबर पे है रशिया, आफ्टर दैट जो थर्ड प्लेस पे है मैक्सिको। ओके, ये तीनों ही जो कंट्री हैं स्पेन, रशिया एंड मैक्सिको, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस। सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व्स। So this is the end of the topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.